हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स से हमने पढ़ रखा था। इसके पीछे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण या समाकलित समीकरण आपने पढ़ा था। वेग समाकलित समीकरण आपने पढ़ा था। तो आज हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के जो है लक्षण देखते हैं। इसके क्या लक्षण है? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण। तो आइए देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण। तो देखिए यहाँ लिखा गया है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ये सभी चीजें लगभग जो है फर्स्ट ऑर्डर जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ आपको बता दिया गया था। फिर भी हम इस कैरेक्टर को एक नज़र में इसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है? देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग या दर प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग या दर का मान अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। पहले से आप जानते हैं। तो ये आपका अभिकारक है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट क्या होगा? इस अभिकारक के सांद्रण के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब, अगर अभिकारक का सांद्रण हम 2 गुना करें तो अपक्रिया की दर भी क्या होगी? 2 गुना। 3 गुना करेंगे तो 3 गुना होगी। 4 गुना करेंगे तो 4 गुना होगी। ये आपको पहले से ही बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक यानी कि के का जो मात्रक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टाइम इनवर्स पर डिपेंड करता है। आपने सूत्र के हिसाब से देखा था। तो यहाँ देखिए, अगर ये सूत्र है आपके सब, तो यहाँ देखेंगे किस पर? सांद्रण पर तो डिपेंड नहीं करता था, केवल टी के मात्रक पर डिपेंड करता था। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स के केस में क्या होगा? बस सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, कुछ भी आप जो है लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। ये निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। तो आपको समीकरण ये आपको बताया गया था। यह भी समीकरण जो कि आपका एक एक्सपोनेंशियल जो है प्रकर्म का एक समीकरण है। तो ए एक्टिव मास इक्वल टू ए एक्टिव मास नॉट, और ई आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो इसके पावर क्या है? माइनस के टी। तो ये समीकरण आपको निकाल कर बताया गया था। और या ये भी समीकरण आपको बताया गया था k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10, यानी कि log 10 बेस आपका होगा, और a एक्टिव मास नॉट बाई a एक्टिव मास, है ना। ये समीकरण बताया गया था। इसके स्थान पर क्या रखते हैं? a और a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 a बाई a माइनस एक्स। ये समीकरण आपको बताए गए थे। तो ये इन समीकरणों का पालन करता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण। चौथा पॉइंट देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आपको ग्राफ भी बताया गया था, log 10 और t के मध्य ग्राफ। तो log 10 एक्टिव मास a तथा t के मध्य, यहाँ आप लिख सकते हैं t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो उस स्लोप आपको क्या मिली थी? आपको ग्राफ में बताया गया था। स्लोप इक्वल टू क्या था आपका? यानी कि tan थीटा, जो tan थीटा था स्लोप आपका क्या था? यहाँ आप लिख सकते हैं चाहे स्लोप, ये tan थीटा इक्वल टू क्या था? माइनस का आपका k बाई 2.303, ये आपको स्लोप मिली थी। पांचवा देखते हैं कैरेक्टर इसका। प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु, हमने बताया प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्धायु होता है, अर्धायु काल होता है, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक अर्धायु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अर्धायु का मान केवल किस पर डिपेंड करता है? वेग स्थिरांक यानी k के मान पर केवल डिपेंड करता है। तो ये समीकरण आपने लिखा था। इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर सांद्रण का पद इसमें नहीं है। अर्थात अर्धायु केवल किस पर डिपेंड करता है? वेग स्थिरांक पर डिपेंड करता है। ये अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको बताया गया था। ये वाला समीकरण अगर आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूजन में देता है आपका टी हाफ पर पोजिशन ये 0 और टी हाफ पर पोजिशन ये तो ये किसका है? अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो ये वाला प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, और ये वाला किसके लिए है? अर्धायु काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। किसके लिए? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए।
ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए है और एक प्रथम कोटि। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ अगर पावर 0 लगा हुआ है घात इसके तो समझ जाते हैं शून्य कोटि का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप समझे, सूत्र आपने निकाल चुके हैं, एक आप दो क्लियर एकदम रहना चाहिए आपको। टी हाफ ये है शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धानुकाल अभिकारक के सांद्रण पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धानुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये वैकल्पिक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट देखते हैं, प्रथम कोटि के अपक्रिया के किसी प्रभाज के पूर्ण होने में, चाहे फ्रैक्शन में किसी भी प्रभाज के पूर्ण होने में लगा समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चाहे प्रभाज में ही क्यों ना हो, वो पूर्ण होने में नहीं डिपेंड करेगा। आप समीकरण ये जानते हैं इसको, ये समीकरण इस समीकरण से, यदि अभिक्रिया के यनवें प्रभाज के पूर्ण होने में लगा समय t 1/n, जहाँ टी हॉप लिखते थे 1/n है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/2 लिखते थे। अर्धायु के पूरा होने में कितना शेष बचता था, a/2 प्रारंभिक का लिखते थे, तो यहाँ a/n हो जाएगा। और t इक्वल टू लिखते थे, t हॉप लिखते थे हम, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, t हॉप नहीं, t 1/n लिखेंगे। ठीक है, ये तो इस वैल्यू को इस समीकरण में आप रख दीजिए। तो ये हो गया आपका यहाँ, और ये रख दिया, और ये वैल्यू आप ये वाला x की वैल्यू जो है इसमें रख दिए, तो आपका ये मिल गया। जरा यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप a को कॉमन ले लीजिए, जो आपका a है प्रारंभिक सांद्रण, इसको आप कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो a ऊपर ऊपर के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब a आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या लिए, इसको a आपका ऊपर है ही, और इसके बाद जो है जब आपने a को क्या किया, कॉमन लिया, तो 1 - 1/n यही हुआ, और a आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका ऊपर बचा क्या, देखिए यही बचा 1/n ये बचा आपका। जरा आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा आपका यहाँ पर n माइनस, ये आपका समीकरण जो है, आपको ये समीकरण जो है मिल जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण आपका यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ n हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका n-1 हो जाएगा, n-1/n हो जाएगा। तो n कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ आप हल करेंगे तो आपका ये वाला चीज आप यहाँ हल करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 और यहाँ हो जाएगा n-1/n, और यही n आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तब आपको समीकरण क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं यनवे प्रभाज के पूर्ण होने में जो लगा समय है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं निर्भर करता, क्योंकि यहाँ भी आपको कोई सांद्रण का पद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, ये कैरेक्टर है। कुछ हम आपको आगे और बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। दिख रहा है सब ठीक, ओके दिख रहा है सब। तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण है। तो अगर आप प्रथम कोटि की अपक्रिया पढ़ लिए हैं, बढ़िया से हमने पढ़ाया आपको, तो ये सभी बातें वहां पर डिपेंड कर रही थी, ये आपको बातें वहां आपको नजर में आ रही होंगी, पढ़ते वक्त में सभी पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे वहां। चलिए अब हम देखते हैं एक और समीकरण, हम देखते हैं प्रथम कोटि की गैस प्रवस्था अपक्रिया के लिए वेग समीकरण हम देखते हैं। तो बढ़िया से नोट बनाएंगे। अगर आप नोट बना रहे हैं, बढ़िया से नोट कहीं से भी बनाएं, अपने मन से बनाएं, या जो हम पढ़ा रहे हैं आपको नोट के तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ से चाहे पूरा आप इसको लिख सकते हैं और लिख कर एकदम तैयार कर सकते हैं। हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ से नोट के रूप में भी आपको नोट भी प्रोवाइड हो। तो इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। अरे प्रथम कोटि की गैस प्रवस्था अपक्रिया के लिए प्रथम
कोट की गैस प्रावस्था अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ठीक दिख रहा होगा? ठीक है, ओके। प्रथम कोटि गैस प्रावस्था अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। अच्छा, जब गैस प्रावस्था में आपका होगा तो यहाँ जो सांद्रण मोल पर लीटर में आप लेते थे, तो यहाँ सांद्रण आप किस में लेंगे? वायुमंडल में लेंगे। सांद्रण को किस में व्यक्त करेंगे? वायुमंडल में, क्योंकि दाब का मात्रक वायुमंडल यहाँ हम लेंगे और यहाँ एटीएम शब्द का यूज करेंगे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर के लिए हम एटीएम जो है यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर होता है, तो इसी को शॉर्टकट में वायुमंडल को एटीएम में हम व्यक्त करेंगे। दिख रहा होगा ऊपर? ठीक है, एटीएम, एटमॉस्फेयर, एटीएम में इसको हम व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई अभिक्रिया आपकी है, ए है गैस, और ये विघटित होकर बी गैस बना रही है और प्लस सी गैस जो है बना रही है। ठीक है, ए गैस आपका टूटकर बी गैस और सी गैस बना रही है। ठीक है, ये आप इतना समझ में आया। अब हम यहाँ ले लेते हैं कि t0 समय t बराबर 0 पर देखते हैं। समय t बराबर 0 पर, यानी कि प्रारंभिक सांद्रण पर कह सकते हैं। t बराबर समय 0 पर यानी कि प्रारंभिक सांद्रण पर हम देखते हैं। इसका जो है दाब कितना है पहले का, यहाँ पर दाब क्या है मान लेते हैं PI है, इनिशियल प्रेशर। PI या P0 से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या मान लीजिए कि क्या है आपका P0 है। ठीक है, P0 है इनिशियल या PI है। तो यहाँ क्या होगा, अभी यहाँ पर 0 होगा प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभ में T0 समय पर इसका क्या है प्रेशर P0 है, यानी कि आप कह सकते हैं P0, इसको डिनोट कर सकते हैं P0 को इस तरीके से PI, कुछ किताबों में P0 से और कुछ किताबों में PI से। इनिशियल प्रेशर है, तो इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। तो दो सिंबल आपको हमने बता दिया, तो दोनों में से कोई भी आप दिखा सकते हैं। इतना एटीएम दाब हुआ, इतना क्या हुआ? एटीएम जो है प्रेशर इसका हुआ, इतना एटीएम प्रेशर हुआ। अब हम समय को चेंज कर रहे हैं, समय को क्या कर रहे हैं? चेंज करें। समय t पर देखते हैं, t समय पर, तो t समय पर क्या होगा? कुछ है, ये विघटित होकर एक गैस विघटित हो रही है बी और सी में, बी और सी में विघटित हो रही है। तो मान लीजिए वो विघटित x एटीएम जो है ये विघटित हो रही है, तो यहाँ उतनी क्या होगी? कमी होगी। तो P0 माइनस क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा, इतनी कमी हो जाएगी। इतनी एटीएम जो है आपकी गैस जो है शेष जो है बचेगी, जो यहाँ इसमें से इतना शेष बचेगी, अभी तो कुछ क्या करेगी? प्रेशर डालेगी। ठीक है, प्रेशर डालेगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका गैस है, चलिए एक पात्र है, इसमें आपकी घटना हो रही है, ए आपकी है और ये जो है B प्लस C गैस में टूटी है इसी समीकरण के अनुसार। तो इस गैस का, इस गैस का, इस गैस का, तो ये जो गैस है ये पार्शियल दाब क्या डाल रही है? इस गैस का जो पार्शियल दाब होगा ये क्या होगा? P होगा। इस गैस का पार्शियल दाब क्या होगा? PV होगा। इस गैस का पार्शियल दाब क्या होगा? PC होगा। होगा कि नहीं? और मान लेते हैं इस गैस के द्वारा, तो इस गैस के द्वारा डाला गया दाब क्या है? आंशिक दाब P है। इस गैस B के द्वारा डाला गया आंशिक दाब क्या है? PV। इस गैस के द्वारा यानी कि C के द्वारा डाला गया आंशिक दाब क्या है? PC है। तो जरा इन सब जब मिलकर पूरा दाब डालेंगे, सब मिलकर, क्योंकि अंदर ही है सब, तो मिलकर जब एक दाब डालेंगे तो मान लेते हैं इसका टोटल दाब क्या है? PT कुल टोटल दाब है। ये क्या है? कुल दाब, कुल दाब, ये है कुल दाब।
और ये क्या है इनके, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, आंशिक दाब है, आंशिक दाब है ये सब। तो ए का आंशिक दाब पीए और बी का आंशिक दाब पीबी और सी का आंशिक दाब पीसी है। तो टोटल दाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल दाब क्या हो जाएगा, यानी कि पी टोटल जो प्रेशर हो जाएगा इन सब का योग होगा, यानी कि पीए प्लस पीबी और प्लस पीसी। ठीक है, ये होगा, ये किसके नियम से है, डाल्टन के, अगर देखें तो ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, है ना। अगर देखें तो यही है, डाल्टन का आंशिक दाब तो यही कहता है कि अगर किसी गैस, किसी पात्र में विभिन्न गैसें हैं जो रासायनिक क्रिया नहीं करती हो, तो उन गैसों के द्वारा डाला गया जो आंशिक दाब होगा उन गैसों के योग के क्या होगा, जो कुल दाब होगा उन गैसों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही डाल्टन महोदय कहते हैं। तो ये पीए पीबी क्या हो गया, ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब और सी का आंशिक दाब है। कुल दाब क्या होगा, इन गैसों का कुल दाब क्या होगा, इनका योग हो गया, पी टोटल कुल दाब हो गया। जैसे फिगर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ बताएगा। अब देखिए पीए का आंशिक दाब कितना है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, पीए का आंशिक दाब कितना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 1 ऊपर वाले को। पीए का आंशिक दाब कितना है, देखिए पी नॉट माइनस एक्स, यही तो है। और जब पी बी का आंशिक दाब कितना है, देखिए पी बी का आंशिक दाब कितना है आपका, ये है एक्स है, ठीक। और पी सी का आंशिक दाब कितना है, एक्स है। जरा इस वैल्यू को इसमें आप क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब रख दीजिए इन सभी मानों, तो क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए पी नॉट माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यही होगा। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट प्लस क्या हो गया एक्स। तो एक्स इक्वल टू अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू क्या करें हम, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस पी नॉट, ये हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई यहां पर, तो ये आपका हो गया ये। अब जरा पार्शियल प्रेशर आपका कितना है, पी ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, देखिए ये मान लीजिए आप क्या है, समीकरण आपका 2 आ गया यहाँ पर। तो पार्शियल प्रेशर पी ए क्या है, पी ए पार्शियल प्रेशर क्या है, पी नॉट माइनस क्या है एक्स है। तो एक्स की वैल्यू ये है, ये आप किसको मान लीजिए, तीसरा समीकरण। ये शेष बची मात्रा है, पीए का आंशिक दाब का शेष मात्रा, कुछ बची है गैस, वो भी तो दाब डालेगी। यहाँ जैसे ए वाला बीसी में टूट गया गैस में, तो कुछ तो गैस बची होगी, सारा का सारा तो टूटा नहीं होगा, कुछ जो गैस बनेगी वो भी दाब डालेगी। तो एक पीए दाब इसका है, कुछ जो बची है से, तो एक्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, पी टी माइनस क्या है पी नॉट, पी टी माइनस पी नॉट। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये आपका ये x की वैल्यू तो यहाँ पर रखना है आपको, तो ये होगा पी नॉट माइनस, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ, पी टी माइनस क्या हो गया और पी नॉट, ये हो गया। जरा देखिए ये वाला जो आपका है ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट माइनस ये हो जाएगा
Pt और ये हो जाएगा प्लस पी नॉट। इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस है तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 2p नॉट माइनस क्या हो जाएगा pt। ये हो गया यहाँ पर ये वैल्यू इसकी, ठीक है। अब इन्हीं जो है वैल्यू को क्या करते हैं, आप जानते हैं आंशिक दाब जो होता है मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। आंशिक जो दाब होता है, पढ़ चुके हैं, आंशिक दाब मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कि आंशिक दाब जो P होगा वो मोलर सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है, जानते हैं। तो इसलिए मोलर सांद्रण के स्थान पर यहाँ दाब P जो है यूज किया जा रहा है, यहाँ पर P दाब यूज किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। अब समीकरण आपका जो वेग स्थिरांक का समीकरण है उससे चलते हैं। तो K इक्वल टू क्या है आपका, K इक्वल टू क्या है 2.303 बाई टी और यहाँ log 10 a बाई a माइनस एक्स, यही है इस समीकरण से। तो इस समीकरण से प्रारंभिक सांद्रण क्या है आपका P नॉट है, यही तो है। प्रारंभिक सांद्रण क्या है आपका P नॉट है, यही तो है। ये प्रारंभिक सांद्रण आपका है P नॉट। यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रण ये हो गया आपका P नॉट। और बाद में जो शेष मात्रा उसकी बची पार्शियल प्रेशर का दाब क्या है, ये P है। और Pa आप रख सकते हैं, या Pa ये है आपका, चाहे Pa चाहे Pa आपका ये आंशिक दाब, शेष बची मात्रा। तो शेष बची मात्रा यही होता है, ये है आपका प्रारंभिक और ये शेष बची मात्रा होती है। तो शेष बची मात्रा यही तो है, तो इनको आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2.303 बाई टी log 10 क्या होगा, A के स्थान पर क्या रखेंगे P नॉट और यहाँ पर क्या रखेंगे PA। PA की वैल्यू अभी आप रख सकते हैं। तो यहाँ K इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई टी और यहाँ आपका log 10, यहाँ आप क्या P नॉट बाई क्या रख सकते हैं PA की वैल्यू क्या है 2p नॉट माइनस pt। तो इसको भी तो रख सकते हैं, चाहे P नॉट बाई PA लिखिए, चाहे इसकी वैल्यू PA की वैल्यू ये है शेष बची मात्रा, ठीक है। तो ये जो है आपका दिख रहा है, हाँ ओके। तो ये आपका है प्रथम कोट की गैस अवस्था में अभिक्रिया के वेग का समीकरण, यानी कि वेग समीकरण या वेग स्थिरांक निकालने का समीकरण है। तो आपकी K की गणना आपको करनी होगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या समीकरण है, गैसीय अवस्था में समीकरण। A आपका कोई गैस है, ये टूटकर B गैस बना रहा और C गैस बन रहा। देखिए कोई भी गैस होता है, कोई भी अभिकारक होता है तो पूरा का पूरा नहीं टूटता, तो कुछ इसकी मात्रा क्या होती है शेष बची रहती है। तो मान लिया T0 समय पर आएगी प्रारंभिक सांद्रण पर, क्या हो गया इसका हमने लिया P नॉट है, इसका दाब कितना है P नॉट। प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा इसका दाब होगा क्योंकि अकेला यही है, ये तो है नहीं, ये अकेला यही है, तो यही का दाब होगा P नॉट एटीएम। और यहाँ क्या होगा 0 T समय पर क्या होगा, कुछ गैस टूट कर B और C बना लिया, तो B C में क्या होगा मान लिया X बना लिए एटीएम, और तो इनमें से क्या होगी इतनी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो PA होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ना PA शेष बची मात्रा क्या आती है P नॉट माइनस एक्स। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक लिखेंगे यहाँ से PA जो शेष मात्रा बचेगी, PA का जो शेष मात्रा बचेगा यही होगा, यह शेष मात्रा इसकी, ठीक है। अब देखिए एक हमने पात्र ले लिया, इसमें गैस है A है जो टूटकर BC बना रहा, तो A के द्वारा डाला गया आंशिक दाब क्या होगा PA, PB के द्वारा PB और PC के द्वारा डाला गया PC हो जाएगा। A का आंशिक दाब PA, B का आंशिक दाब PB, C का आंशिक दाब A है, ठीक है। तो अब कुल दाब, जब कुल मिलकर दाब डालेंगे तो PT दाब होगा, कुल दाब PT दाब कुल दाब होगा डाल्टन के नियम के अनुसार से जो विभिन्न गैसें उनके दाब के आंशिक दाब के योग के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए PA आंशिक दाब आपका क्या है, यहाँ से हमने ले लिया आंशिक दाब, ये PA का आंशिक दाब शेष इतना ही बचा है, और
पीबी का आंशिक दाब क्या है, ये है। पीसी का आंशिक दाब क्या है, ये है। ये ले लिया हमने। इन सभी मानों को समीकरण क्या करते हैं, इसमें एक में रख देते हैं। तो पी टी इक्वल टू ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाए, एक्स बचेगा तो आपका पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स बचेगा, और एक्स इक्वल टू आप निकाल लेंगे तो पी टी में से पी नॉट क्या कर दिए, घटा दिए। अब आंशिक दाब आपका ये है, तो आंशिक दाब के समीकरण में एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो आप रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा पी नॉट, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, दोनों जोड़ जाएगा, पी टू पी नॉट माइनस पी टोटल हो जाएगा ये। अब आप जानते हैं आंशिक दाब जो होता है वो मोलर सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती, यानी पी प्रोपोर्शनल सी ये होता है, यानी किसी पी के दाब के केस में चलेगा ये। और के इक्वल टू अब इस समीकरण से प्रथम कोट की क्रिया के समीकरण से हम चलते हैं वेग स्थिरांक के, तो ये आपका है। और ए के स्थान ए का प्रारंभिक सांद्रण आप जानते हैं क्या माना गया है, पी नॉट है, और शेष बची मात्रा ये होती है, तो शेष बची मात्रा क्या है आपका, पी ए है। पी ए तो यही है शेष बची मात्रा, और शेष बची मात्रा हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया कितनी शेष बची मात्रा है, तो यहाँ पर पी नॉट बाई पी ए, या लिख सकते हैं पी नॉट बाई जो है टू पी नॉट माइनस पी टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में बढ़िया से आ गया होगा। नोट कर लीजिए। चलिए कुछ समीकरण हम और देखते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेंगे। तो कुछ प्रथम कोट की क्रियाओं का बलगति अध्ययन क्या करना है, इसका सूत्र हमें केवल देख लेना है। कुछ समीकरण है उसके देखने हैं, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आप इसको नोट्स बना लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी। कुछ आप अपना जो है राय जो है दे सकते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट में जरूर राय दें। आपको अच्छा लग रहा है तब भी देना, अच्छा लग रहा है तब भी दें, अच्छा अगर नहीं जिसको लग रहा है तो वो भी कमेंट दें, ताकि हम जो है ये सुधार कर सकें, आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकें। चलिए देखते हैं कुछ प्रथम कोट की क्रियाओं का कोट के क्रियाओं का बलगतिकीय अध्ययन। तो यहाँ हमें केवल सूत्र देखना है। जैसे है पहला, इसमें है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। पहला है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन समीकरण जब दें तो कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, ये आपको केवल याद करना है। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन क्या होता है, N2O5, ये विघटित हो जाता है अक्रिय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो N2O4 और प्लस हाफ O2। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, क्वेश्चन में कहेगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन है, तो वहां पर आपको क्या लिखना है। तो समीकरण जो आपका है वही पर इसको चेंज करना है। समीकरण के लिए K इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 A बाई A माइनस एक्स, इन्हीं का यूज करना है। A के स्थान पर आपको लिखना है V इनफाइनाइट, यानी कि ऑक्सीजन का अनंत तनुता पर आयतन जो है ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अनंत तनुता पर आयतन ज्ञात किया जाता है, और जो आपका A माइनस एक्स है इसके स्थान पर हम क्या यूज करने वाले हैं, इसके स्थान पर यूज कर लेंगे हम V इनफाइनाइट माइनस VT यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण में आप रख लीजिए, A की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये। तो आपको याद रहना चाहिए इसके लिए सूत्र क्या है, 2.303 बाई टी log 10 क्या रखेंगे यहाँ पर V इनफाइनाइट
और v इनफाइनाइट माइनस वी टी, ये समीकरण। इसको आप समीकरण केवल याद रखें। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के लिए क्या समीकरण है, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो समीकरण आप नोट कर लीजिए, याद रहे। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है, देखिए H2O2 का विघटन यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन, तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन क्या होता है, H2O2 ये विघटित होकर क्या बनाता है, H2O और प्लस हाफ O2, ये है। अब इसके लिए समीकरण आपको इसमें क्या चेंज करना है, K इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 a बाई a माइनस एक्स, ये है। तो a के स्थान पर यहाँ आपको रखना है, a के स्थान पर V0 रखना है, तो a इक्वल टू क्या लिख रहा है, V0, और a माइनस एक्स के स्थान पर रखना है आपको VT रखना है, ठीक है। यानी कि ये 0 समय पर और ये t समय पर आयतन को माप लेंगे और फिर इसमें हम रखेंगे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, K इक्वल टू 2.303 बाई टी, और यहाँ हो जाएगा log 10 क्या हो जाएगा, V0 बाई क्या हो जाएगा, VT। ये समीकरण हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। तो ये समीकरण को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब ऐसे समीकरण कहाँ यूज किए जाएंगे, ऐसे समीकरण वहाँ यूज किए जाते हैं जब सिद्ध करने के लिए कहेगा, विभिन्न आंकड़े दिए होंगे t समय पर, t0 समय पर विभिन्न आंकड़े, t0 समय पर और t समय पर विभिन्न आंकड़े समय दिए होंगे, आयतन दिए होंगे, और वहां से आपको निकालना होगा, सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अक्रिया है, वेग स्थिर प्रथम कोटि। तो विभिन्न समयांतरालों पर k का मान आप निकाल लेंगे, और k की वैल्यू अगर सेम आएगी आपकी सब जगह, तो आप कह देंगे कि विभिन्न समयांतरालों पर k का मान क्या रहा है, समान आ रहा है, अतः एक प्रथम कोट की अक्रिया है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए समीकरण याद रहे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्वेश्चन में दिया होगा, लिखा होगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्वेश्चन में लिखा होगा विघटन, तो वही समीकरण यूज करेंगे। तो K इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 V0 बाई VT। तो V0 समय पर वैल्यू दिया होगा, T समय पर दिया होगा सब वैल्यू, तो आप हल कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जुकाम पकड़ लिया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, ये तो आपका इसके लिए होगा। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइड का विघटन, अमोनियम नाइट्राइड का विघटन, तीसरा देखते हैं। तीसरा है नाइट्राइड का विघटन। तो अमोनियम नाइट्राइड क्या है, NH4 NO2, ये गैस है, इसका विघटन होता है किसमें, 2H2O और प्लस नाइट्रोजन गैस में। तो यहाँ पर आपको A इक्वल टू वही जो आपका पहले वाला समीकरण था, पहला वाला जो आपका समीकरण था किसका विघटन था, पहला वाला जो आपका समीकरण था विघटन किसका था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। तो नाइट्रोजन जो पेंटाऑक्साइड का विघटन का समीकरण है वही इसके लिए भी क्या है यहाँ पर समीकरण है। तो देखिए, तो यहाँ भी आपको क्या रखना है, A इक्वल टू क्या रखना है, V इनफाइनाइट, और A माइनस एक्स आपको क्या रखना है यहाँ पर, V इनफाइनाइट माइनस VT, ये वाला जो है वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है। तो रख लीजिए, क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2.303 बाई टी, तो log 10 तो क्या हो जाएगा, V इनफाइनाइट बाई V इनफाइनाइट माइनस
का वी टी, तो ये वाला रखना होगा आपको, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी एक ही है। N2O5 के विघटन के लिए, N2O5 के विघटन के लिए और इसके लिए दोनों का समीकरण एक जैसा, ठीक। चौथा देखते हैं, चौथा हम देखते हैं खनिज अम्ल की उपस्थिति में खनिज अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, ठीक। तो आप एस्टर कोई कंपाउंड ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। इसका जब आप जल अपघटन करते हैं खनिज अम्ल की उपस्थिति में H पॉजिटिव, तो क्या बनता है एसिटिक एसिड और प्लस एथिल एल्कोहल, एक बनता है। इसके जल अपघटन का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ आपको क्या रखना है, चलिए देखिए चौथा, ये समीकरण है। यहाँ आपको रखना है A इक्वल टू, A के स्थान पर आपको क्या रखना है इसमें, तो A के स्थान पर आपको रखना है V माइनस V0, V इनफाइनाइट माइनस V0, ये चीज आपको यहाँ पर रखनी है। और ये रखनी है A माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखनी है, ये रखनी है यहाँ पर, तो रख लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये तो है ही है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा तो ये चीज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तीन आंकड़े हैं, एक तो V आयतन लेंगे इनफाइनाइट पर, V इनफाइनाइट पर आयतन लिया जाएगा, और एक V0 पर और एक VT पर, ये तीन आंकड़े तीन पर यहाँ पर है, ठीक। तो ये सूत्र आप एस्टर के विघटन के लिए, जल अपघटन के लिए समीकरण ये वाला आप जो है याद करेंगे। पांचवा है आपका सुक्रोज का प्रतिपन, सुक्रोज का प्रतिपन या प्रतिलोमन, सुक्रोज का प्रतिलोमन, पांचवा। प्रतिलोमन यानी कि इनवर्सन ऑफ केन शुगर। अब जो आपका केन शुगर है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, तो जो आपका केन शुगर है क्या C12H22, ये आपको बताएगा आभासी एकाणु का क्रिया भी है, तो इसका विघटन हो जाता है, करते हैं किसमें बनता है क्या, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या है फ्रक्टोज, सुक्रोज है ये है, ठीक। ये आपका बन रहा है खनिज अम्ल HCl की उपस्थिति में होता है, या H पॉजिटिव लिख देंगे, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया आपकी होती है, ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। तो यहाँ पर देखा गया कि सुक्रोज का जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण है, सुक्रोज का जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण को दिखाया जाता है अल्फा डी इक्वल टू, इसके लिए 66.5 डिग्री दिखाएगा, और इसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण है अल्फा डी, इसके लिए जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण है ये 52.5 डिग्री है, और इसके लिए अल्फा यानी कि विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण है, इसके लिए -92.3 डिग्री।
ठीक। तो इसका ये है, इसका ये, तो ये वाला जो आपका है ये क्या आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक पदार्थ है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये क्या है, ये भी दक्षिण घूर्णक पदार्थ है अभी। और ये क्या आपका लीवो रोटेटरी। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसे कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपका क्या है, ये आपका जो चीनी है यानी सुक्रोज है, ये दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ होता है। यानी दक्षिण ध्रुवीय गुणक वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन में से अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है वो तो तल को क्या करते हैं, दाईं तरफ घुमा देते हैं, दाहिनी तरफ। ये भी वही करेगा, दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ है। और ये क्या है, वाम है, वाम ध्रुवीय गुणक पदार्थ है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा देगा, बाईं तरफ घुमा देगा। तो ये दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ। और जो यहाँ मिश्रण आपको मिल रहा है, दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ से आपको मिश्रण कितना मिल रहा है, क्या दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ और वाम ध्रुवीय गुणक पदार्थ मिल रहा है। ग्लूकोज जो है आपका दक्षिण ध्रुवक है और सुक्रोज के फ्रक्टोज आपका क्या है, वाम ध्रुवक। तो इसका एंगल तो ये है इतना 66.5, इसका एंगल इतना है और इसका एंगल विशिष्ट ध्रुवक घूर्णन कोण इसका इतना है। तो क्या हो रहा है, दक्षिण ध्रुवीय गुणक पदार्थ से वाम ध्रुवीय गुणक पदार्थ बन जाता है। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। शुगर, और शुगर को कहते हैं इनवर्ट शुगर। यानी कि मिक्सचर ऑफ इनवर्ट शुगर, जो मिश्रण शुगर का मिलता है इसको हम कहते हैं इनवर्ट शुगर कहते हैं। क्यों ये हो गया वाम ध्रुवीय घूर्णक पदार्थ, क्योंकि इसका जो एंगल है ये सबसे ज्यादा है, विशेष ध्रुवीय घूर्णन कोण माइनस है। पूरा का पूरा विलयन कैसा हो गया, क्योंकि इसी का ये कम है और ये ज्यादा है, तो पूरा का पूरा विलयन क्या हो गया, वाम ध्रुवक हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और जो मिक्सचर आपका यहाँ बनता है सुक्रोज, ये इसका जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका इन्वर्ट शुगर कहलाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या रखना है सूत्र में, तो एक के स्थान पर आपको यहाँ क्या रखना है, जो इसके लिए सूत्र मिलेगा आपको एक के स्थान पर रखना, आपको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के केस में रखना है R0 माइनस R इनफाइनाइट, और A माइनस के स्थान पर रखना है आपको RT माइनस R इनफाइनाइट। ये चीज आपको यहाँ पर रखना है, तो रख दीजिए। तो K इक्वल टू 2.30 बाई T log 10 क्या हो जाएगा यहाँ, R0 माइनस R इनफाइनाइट बाई RT माइनस R इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आपको रखना है प्रथम कोट की अक्रिया में। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए ये है सूत्र, आपका नोट कर लीजिए। हो गया। रेडियो एक्टिव विघटन के लिए अगर देखना आपको चार्टवा देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक, स्थिरांक के लिए क्या करेंगे, तो जो आपका K है वहां पर रख लेंगे 2.30 3 बाई T log 10 N0 बाई N यूज कर लेंगे। यानी कि क्या रखा गया, एक स्थान पर N0
ए माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखा गया, यह रखा गया इसको। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। रेडियो एक्टिव विघटन, जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है आपको हमने बताया है, ये सभी रेडियो एक्टिव विघटन क्या होते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये सभी बातें। तो ये सब सूत्र आप याद करें, लिखें। तब तक के लिए हम जो है और आपके लिए नोट्स की तैयारी करते हैं। तो ये आप बढ़िया से इसको देखिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए